हेलो दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद, आप सबका अपना लर्न विद डीएपी में सबका स्वागत है। कल के लिए हम क्षमा चाहते हैं दोस्तों, कल मैं आप लोगों का एक वीडियो नहीं बना पाया। कक्षा 9 का हमने कल कुछ आगे कहीं जाना था, इस वजह से हम नहीं बना पाए। चलिए हम उसी चीज़ को क्लास 9 के जो हमने संख्या पद्धति हमने जो स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, उसकी हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन दिया था परिचय के रूप में। उसके बाद हमने 1.1 बताया था। आज हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब सबसे बड़ी बात है कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में परिचय में जाके विधिवत उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं। ये जो बातें हैं ये सत्य है, ये बातें हैं जो सत्य है। कैसी सत्य है हम देखते हैं। इसका अगर कारण हमको बताना है क्यों सत्य है, तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय परिमेय और परिमेय दोनों होती हैं। क्या होती हैं? दोनों होती हैं। हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। हमारा प्रश्न क्या था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक, तो जब जानते हैं कि हम परिमेय और अपरिमेय भी होता है, तो जब अपरिमेय होगा तो वास्तविक संख्या भी होगी, इसलिए हमारा ये क्या है? सत्य है। अब दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्ग मूल में यम यानी रूट में यम के रूप में होता है। जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, यह असत्य है। यह क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है यह भी जानते हैं। हम सभी को पता है कि जब एक संख्या रेखा, अगर हम कोई एक संख्या रेखा लेते हैं तो उसमें +1 आता है, +2 आता है, +3 आता है, इधर -1 आता है, -2, -3। और हमें पता है कि इसका कोई हमें लिखना रहे, अगर कोई चीज का अगर स्टेटमेंट हमें किसी स्टेटमेंट लिखना है तो उसको ध्यान से देखिए। संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों बिंदु पाए जाते हैं। ऋणात्मक व धनात्मक दोनों बिंदु पाए जाते हैं। हमें पता है कि एक संख्या रेखा में बिंदु जो होती है वह धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रूट में यम के रूप में व्यक्त करते हैं, क्या वो रूट में यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। क्यों? परंतु हर एक बिंदु का वर्गमूल संभव नहीं है। हर एक, इसको वर्गमूल ही बोलेंगे ना, रूट में है इसका मतलब वर्गमूल है, तो हर एक संख्या का हम वर्गमूल बोले या सब नहीं है। अब जैसे √1 का मान तो 1 हो गया, इसका भी अगर हम 2 निकालें, अब लेकिन जो -1 है, -2 है, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी सरल रेखा? वर्गमूल निकल जाएगा। -2 -1 माइनस वाली वैल्यू का कभी वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए √m की मान जो है एक प्राकृतिक संख्या के रूप में √m के रूप में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इसे हमें असत्य माना पड़ेगा क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही है, लेकिन उसे हम वर्गमूल के रूप में नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वह धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। गलत। क्यों गलत? अभी हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय भी होती है और अपरिमेय
अपरिमेय भी होती है। तो कहां से प्रत्येक हो जाएगा अपरिमेय? इसका लिखेंगे सत्य वास्तविक संख्या, क्योंकि लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों होते हैं। अब इसको पहले, अब हमें मालूम हो गया कि प्राकृतिक वास्तविक जो होते हैं, लेकिन यहाँ पूछ दिया क्या? प्रत्येक नहीं, दोनों होते हैं। अगर केवल पूछता क्या वास्तविक, इसे यह पूछा था तो सत्य हो गया, लेकिन यहाँ बोल दिया कि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय होती है। तो ये तो सभी को पता है कि केवल अपरिमेय नहीं होता, वास्तविक संख्या परिमेय और परिमेय दोनों होता है। तो इसे बी केयरफुली, ध्यान पूर्वक इसको नोट करिए। इसके बाद हम दूसरा सवाल बताते हैं, इसको नोट करिए सभी लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये सरल सत्य बातें हैं कि सभी धनात्मक संख्या अपरिमेय नहीं होते। ये सरल सत्य बातें हैं, क्योंकि वो परिमेय भी होते हैं अपरिमेय। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण के रूप में बताइए कि जो एक परिमेय हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे धनात्मक पूर्णांक है, हम बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले हम अपरिमेय संख्या लिखते हैं। जैसे 2 क्या है? अपरिमेय। √3 क्या है? अपरिमेय। लेकिन हमसे पूछा क्या? परिमेय। अब देखिए √4 यह क्या गया? 4, ये क्या हो गया? परिमेय। क्या? क्योंकि ये बाहर निकल गया। कैसे निकला? अब सभी को पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। जब पेयर बना तो एक बाहर आ गया, जब ये बाहर आ गया तो ये परिमेय हो गया। उसी तरह अगर हम 5 लेंगे तो 5 को कुछ उसकी वैल्यू आएगी, वह अपरिमेय हो जाएगा। अब ले लीजिए 9 ले लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 3, यह क्या हो गया? परिमेय हो गया। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 बराबर 3। ध्यान समझिए, क्या बोला है कि सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए यह भी तो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन ये तो अपरिमेय नहीं, क्या है? परिमेय है। यह भी क्या है? परिमेय है। यह भी क्या है? अपरिमेय। और कुछ परिमेय अपरिमेय भी दिया है, लेकिन कुछ परिमेय भी है। देखिए √3 का है, जिसको 16 ले लीजिए, यह भी क्या हो जाएगा? 4 × 4, यह 4 आ जाए, ये भी परिमेय संख्या है। कुछ भी ले लीजिए, 25 ले लीजिए, ये सब धन पूर्णांक है, ये क्या हो जाएंगे? 5 × 1, ये भी परिमेय है। ये क्या है? सब परिमेय संख्या है। इसीलिए कथन के द्वारा उदाहरण के माध्यम से इसे समझा सकते हैं। इसे नोट करिए। नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, तीसरा वाला। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। √5 हम जानते हैं कि ये कोई संख्या रेखा होती है, तो उसमें धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होती है। तो हम एक संख्या रेखा पे बेटा बच्चों 1 2 3 ले लिए, इधर ये माइनस में ले लिए हैं। अगर हम संख्या 1 की बात करें, 1 की, केवल 1 से स्टार्ट करते हैं, इस संख्या को अगर हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, तो यह इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं A, मान लेते हैं। यह हमें पता है कि यह A है, यह भी 1 हो गया, और यह दूरी भी कितनी है? 1 हो गई। और ये हमारी क्या बन गई? समकोण। जब समकोण बनता है तो सभी को पता है कि वहां कौन सा यूज होता है? थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखते हैं ट्रायंगल AOB, क्या लिखते हैं? ट्रायंगल AOB में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम अगर इसका यूज करेंगे तो AO का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AO का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2। तो आपका AO बराबर क्या जाएगा? √2। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई? √2 आ गई। अगर इसको हम पुनः फिर आगे बढ़ाएं बेटा, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें
और फिर इसको क्या करें, हम मिला दें। तो फिर हमारा यह क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसका मान रख लेते हैं C। क्या रख लेते हैं, C। तो अब हमें पता है कि यह क्या हो गई, कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो फिर हम क्या करते हैं, त्रिभुज COA। अब हम कौन सा एंगल लेंगे, COA। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा त्रिभुज COA में। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो फिर क्या हो जाएगा, CO का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। तो इसका तो हमें पता है CO का स्क्वायर, AC कितना है, 1 है, क्योंकि हमने इसकी दूरी भी 1 लिया है। तो 1 का स्क्वायर या √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 2 बराबर 3। तो CO बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर 3। तो CO बराबर √3। यह हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अब √3। फिर इसको अगर हम बढ़ाएं तो फिर हमारा ऐसे बनेगा। फिर हमारा ये मान लीजिए D है, तो यह एंगल फिर हमारा समकोण होंगे, जितने बनते जाएंगे वो समकोण हो जाएंगे। फिर अब हम नेक्स्ट अगर ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल DOC। यह हमारा यहाँ पे C है, तो क्या हो जाएगा, DOC में। फिर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। जब फिर पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, DO का स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। तो यह तुम्हारा आ गया √3 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर। हो जाएगा 1 + 3 बराबर 4। इसके बराबर DO का स्क्वायर। तो DO बराबर क्या हो जाएगा, √4। अब हमारा यह कितना आ गया, √4। अगर हम फिर बनाए तो फिर एक बनेगा। अगर हम इसका नाम क्या रख देते हैं, C हो गया, ये D था, ये हमारा क्या था, D। और हम इसको E ले लेते हैं। तो फिर हमारा ट्रायंगल बनेगा EOD। सब हमारा समकोण रहेगा। आप लोग अगर आप लोग प्रकार द्वारा, चादा द्वारा अच्छे से बनाएंगे तो ये फिगर एक समकोण की तरह दिखाई देगा। हम मार्कर का यूज कर रहे हैं इसलिए सही नहीं बना। आप लोग बाकायदे एक प्रकार चादा द्वारा 90 अंश का कोण बना के बनाइएगा। एक दिन घबराइए मत, हम आप लोगों को एक दिन हम कोण बनाना सिखा देते हैं। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 35 सब सिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल EOD में। फिर पाइथागोरस प्रमेय। फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो EO का स्क्वायर, फिर यह हमारा हो जाएगा ED का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। तो हमारा कितना आ गया, यह √4 + 1 का यह स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 1। तो EO का स्क्वायर बराबर 5। तो EO बराबर √5। अगर हम अब इसको, यह हमारा √5 वाला भी आ गया। अगर हम इसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं, अगर हम इसे संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं बेटा, तो अब इसे संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम प्रकार द्वारा बनाएंगे तो सही बनेगा। तो ये हमारा डॉट 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 कहाँ आएगा, कोई एक रेखा पे आएगी ना। तो मान लेते हैं इसको हम कोई भी F मान लेते हैं, कोई भी रेखा पे आएगी, या तो B पे आएगी, मान लेते हैं F पे आ गई। तो हमने यह दर्शाया गया है कि इसे संख्या पे हम क्या, पहले इतना लिखिए, इतना सभी को पहले नोट करिए, उसके आगे हम बताते हैं। इसे नोट करिए, कहाँ इसे करने हम देखते हैं। अब हमारी जो रेखा है E और यह इसको क्या कर रही है, OE को OF क्या करिए, प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लिखेंगे इसलिए OF बिंदु
ओ ई एफ को क्या कर रही हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ओ ई बराबर ई एफ, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यही हमारा था, इसको नोट कर लीजिए आज के लिए। इसे क्या करिएगा आप लोग, हम हमारे कहने पे इसे 1-2 बार और लगाइएगा, है आसान, लेकिन हम कहेंगे जब ये फिगर बनाइएगा तो प्रकार के ही सहायता से बनाइएगा। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान पूर्वक करिए, जो समस्याएं आ रही है उससे पुनः मिलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब बस आप लोगों से कई निवेदन रहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है, इससे हम मोटिवेट होते हैं। कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।